Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. So this is Indian Economy full course. Until now we have completed 5 units. तो अभी तक हमने पूरी 5 यूनिट कंप्लीट कर ली है। कौन कौन सी? जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट सबसे पहली यूनिट हमने वो पढ़ी थी। उसमें हमने पूरा बेस बनाया था। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी वहां पर बताया था, याद है आपको। उसके बाद हम पहुंचे यूनिट नंबर 2 बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी वहां पर हमने पूरा मनी मार्केट समझा। रेगुलेटर कौन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसकी थी मॉनेटरी पॉलिसी, याद है आपको। मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन के लिए क्या किया उन्होंने। साथ में हमने ये भी समझा कि ये बेसल नॉर्म वाला कॉन्सेप्ट क्या है, बेसल 1, 2, 3 ये सारे हमने वहां पर समझे थे। उसके बाद हमने जंप किया था यूनिट नंबर 3 गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो वहां पर हमने गवर्नमेंट बजट को समझा था और साथ में समझा था कि ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, स्पेसिफिक, एड वैलोरम, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ये सब कुछ हमने वहां पर समझा था, याद है आपको। कैनन ऑफ टैक्सेशन भी समझा था। साथ में डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एसटीटी, सीटीटी, सीजीटी, डीटीटी, ये सारा हमने कुछ पढ़ा है, आपको याद है। उसमें हमने काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी समझी थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी समझी थी, कस्टम ड्यूटी समझी थी, जीएसटी मैंने आपको पूरा वहां पर पढ़ाया, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है, वो सारा कुछ हमने वहां पर पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा होगा, अगर मैं आपने पढ़ा है तो वो सब चीजें आपके दिमाग में रिकॉल हो रही होंगी। उसके बाद हमने जंप किया यूनिट नंबर 4 जिसमें हमने पढ़ा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है ये समझा, इन्फ्लेशन के क्या कारण होते हैं, डिफ्लेशन के क्या कारण होते हैं, इन्फ्लेशन के टाइप क्या होते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रीफ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, एक्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सारे टाइप के इन्फ्लेशन हमने वहां पर पढ़े थे। उसके बाद इन्फ्लेशन को कैसे फाइट किया जाए ये हमने समझा था। आरबीआई फाइट कर सकता है, गवर्नमेंट फाइट कर सकता है। डिफ्लेशन को कैसे फाइट करना है ये सब कुछ हमने समझा था। उसमें हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स समझा था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन समझा, 8 कोर इंडस्ट्रीज का भी इंडेक्स वहां पर हमने समझा था। उसके बाद हमने उसको कंप्लीट करके यूनिट नंबर 5 पे हमने जंप किया था जिसमें हमने पढ़ा था पूरा कैपिटल मार्केट, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ये सब कुछ हमने वहां पर समझा था। बॉन्ड यील्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बॉन्ड में भी कई टाइप के बॉन्ड थे, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड याद करो वो क्या था, वो भी हमने वहां पर समझा था। तो हमने पूरा कैपिटल मार्केट वहां पर समझा था, यानी यूनिट नंबर 5 में हमने पूरा कैपिटल मार्केट और यूनिट नंबर 2 में हमने पूरा मनी मार्केट, यानी होल में अगर देखें तो हम पूरा फाइनेंशियल मार्केट अभी तक पढ़ चुके हैं। अब आज से हम शुरुआत करेंगे ओपन इकोनॉमी की। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी था कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और अगर आपने यहां तक नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़िए जाकर, वो अगर पढ़ लेंगे एक बार तो आपका पूरा बेस कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इकोनॉमी में अगर आप बिगिनर भी हैं, आपने कुछ भी आपका बैकग्राउंड नहीं है, ट्रस्ट मी कोई बैकग्राउंड की जरूरत है ही नहीं। आप वहां से पढ़ना शुरू कीजिए जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, ऑर्डर वाइज पढ़ते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ कनेक्शन आपको दिखेगा, आप हर चीज कनेक्ट कर पाओगे। तो जो भी पढ़ो उसको कंसोलिडेट करो, दूसरी चीजों को पढ़ो उससे इंटरकनेक्ट करो, कोरिलेट करो और ऐसे आगे बढ़ते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा, दैट्स माई गारंटी। और उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई भी है, एक शॉर्ट वीडियो डाल के मैंने आपको ये मैसेज दिया भी था कि ये इकोनॉमी का कोर्स खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें जो भी अपडेशन आ रहा है मैं आपको अपडेशन की अलग अलग से छोटी छोटी वीडियोस बनाकर डालता रहूंगा, ताकि आपका अपडेशन कहां पर है मैं ये भी बताऊंगा कि किस यूनिट के कहां पर आपको एडिशन करना है। A4 शीट में आप लिखकर नोट्स में वहां पर आप उस चीज को इंसर्ट कर लीजिएगा, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पूरी एक जगह पर मिल जाएगी, आपको बहुत दूर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने इकोनॉमी को अप्रोच किया है कि इसके जो अपडेट्स भी आते रहेंगे वो भी कवर होते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको बहुत भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके लिए बहुत ईज हो जाएगी, तो मेरे लिए बहुत सुकून हो जाएगा। तो ये ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे ओपन इकोनॉमी से। आर यू रेडी? तो ओपन इकोनॉमी समझे। तो अभी तक हमने तो घर की बातें की, जीडीपी क्या था, घर की बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट मींस कि हम घर की बात कर रहे थे। फिस्कल पॉलिसी घर की बात कर रहे थे, याद है। इन्फ्लेशन, कितना प्राइस बढ़ गया कमोडिटी का, घर में कितना बढ़ गया, इसी की बात कर रहे थे। यानी अभी तक हमने ओवरऑल घर की ही बातें की हैं। अब आज से बाहर की बातें करेंगे।
तो ओपन इकोनॉमी का मतलब ये है कि अगर घर की मैं बात कर रहा हूं, घर का मतलब मेरा ये है कि इंडिया मेरा घर है, और इंडिया अगर मेरा घर है तो मेरे पड़ोसी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब क्या है, मेरे पड़ोसी घर हैं, उसके दूर दूर भी घर है ना। यानी इंडिया मेरा घर है, तो बाकियों से अगर कैसे ट्रेड हो रहा है, बाकियों से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, उससे अगर हम व्यापार कर रहे हैं बाकियों से, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो यानी घर, अगर एक घर दूसरे घर से ट्रेड कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम ओपन इकोनॉमी। समझते हैं ओपन इकोनॉमी को और डिटेल में समझते हैं। आप मैप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है, बिल्कुल इसमें इंडिया पर आ जाइए, इंडिया पर आ गए। इंडिया मेरा घर है, आपका भी घर है। इंडिया अगर मेरा घर है तो जैसे आप लाइफ में, अपनी लाइफ में सोचिए, इस चीज को इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। आपने किसी से, आप बाहर जाते हैं, दुकान में जाते हैं, किसी से बिस्किट का पैकेट आपने लिया तो उसको क्या देते हो, आप पैसा देते हो। यानी अगर गुड्स एंड सर्विसेज आप लेते हो तो उसको पैसा देते हो साथ में, बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपना गुड्स एंड सर्विसेज किसी को बेच रहे हो तो उससे पैसे लेते हो, यही है ट्रांजैक्शन, यही ट्रांजैक्शन है, इसी को ट्रांजैक्शन कहते हो, बिल्कुल बात ठीक है। तो अगर इंडिया मेरा घर है और इंडिया ने किसी से गुड्स एंड सर्विसेज लिया तो इंडिया को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जिसने गुड्स एंड सर्विसेज लिया, तो हम हमेशा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में देखते हैं। तो अगर हमने किसी से गुड्स एंड सर्विसेज लिया, दैट मीन्स कि हमने उसका इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, अंदर लाया। तो गुड्स एंड सर्विसेज को अंदर लाया, किसी से लाया खरीद के, तो उसको पैसा दिया। पेमेंट किया तो डॉलर में पेमेंट किया, पेमेंट किया तो डॉलर में पेमेंट कर दिया। यानी इंपोर्ट जब भी करेंगे तो डॉलर का आउटफ्लो होगा और गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो होगा। इज दैट ओके? सोच लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं सोच लो, थोड़ा सा पॉज करके सोच लो। तो इंपोर्ट में, और ये आपको पता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे सब कुछ कनेक्ट होता जाएगा। तो मिस मत कीजिएगा कि इंपोर्ट में फालतू में समझा नहीं रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं पता है, मैं एकदम बेस बनाता हुआ चल रहा हूं आपका। इंपोर्ट का मतलब यह हुआ कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को अपने घर में लाया तो आपने पेमेंट की तो आपने डॉलर दिया। इज दैट ओके? तो डॉलर का आउटफ्लो हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो हो गया इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, बाहर सामान भेजना। तो अगर आपने बाहर वालों को अपना सामान बेचा तो बाहर वाले आपको पेमेंट करेंगे। तो एक्सपोर्ट का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज को आपने एक्सपोर्ट किया, किसी को दिया तो उसने आपको पैसे दिए, तो पेमेंट किया तो डॉलर में पेमेंट किया। एक्सपोर्ट में डॉलर का इनफ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का आउटफ्लो हो जाता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको सिंपल सी सेट में अगर आपसे पूछूं कि किसी कंट्री ने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किया और इंपोर्ट बहुत कम किया, तो उसमें बताइए कि डॉलर का नेट में आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? सुन लो सवाल, एक्सपोर्ट ज्यादा किया, इंपोर्ट कम किया, तो डॉलर का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा। एक्सपोर्ट ज्यादा किया है तो आपके पास पेमेंट में डॉलर ज्यादा आया, इंपोर्ट कम किया है तो आपको डॉलर कम देने पड़े बाहर, तो ज्यादा आया और कम दिया, यानी सरप्लस में आपके पास डॉलर बचा। यानी सरप्लस में आपके पास डॉलर बचा। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो डॉलर का सरप्लस होगा। आपकी घर में, इकोनॉमी के अंदर डॉलर आएगा, एक्स्ट्रा डॉलर आएगा। इज दैट ओके? अगर मैं यहीं पर जस्ट उल्टा कर दूं, मैं इंपोर्ट बहुत ढेर सारा कर रहा हूं, यानी लोगों का सामान ज्यादा खरीद रहा हूं तो लोगों को पेमेंट ज्यादा दे रहा हूं, और एक्सपोर्ट कम कर रहा हूं, यानी अपना सामान कम बेच रहा हूं लोगों को, तो कम लोग मुझे पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? मुझे डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा करना पड़ेगा, इनफ्लो कम होगा। दैट मींस कि अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है तो इससे क्या होगा? डेफिसिट हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, हमें अपने घर से डॉलर एक्स्ट्रा निकाल के देने पड़ेंगे। और जितना इंपोर्ट किया उतना एक्सपोर्ट किया तो दोनों बराबर हो गए, ना कुछ आया ना कुछ गया। जितना सामान हमने खरीदा किसी से, उतने का सामान हमने बेच भी दिया बाहर, तो बराबर हो गया। इन तीन कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि आप पढ़ते आए यूनिट नंबर 3 में भी आपने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रेवेन्यू से तो गवर्नमेंट को घाटा हो गया, कम है तो गवर्नमेंट सरप्लस में है, बराबर है तो न्यूट्रल है। याद है आपको? याद है? कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो यहां पर हम केवल डॉलर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम केवल बाहर वालों की बात कर रहे हैं। यहां पर सिंपली अगर देखें आप, तो आप रिलेट करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप समझ गए, इतना चीज आप समझ गए, ठीक है भाई। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है यानी ट्रेड हो रहा है, यानी हम ओपन इकोनॉमी है, इतना आप समझ गए बात। अगर इतना बात आप समझ गए तो आगे समझिए भाई। आगे दो टर्म समझने की कोशिश कीजिए, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड। पहले नेट को समझते हैं। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। पहले आपको मैं वैल्यू समझा दूं। वैल्यू क्या होती है भाई? आपने अगर एक बिस्किट का पैकेट लिया जिसका प्राइस था 5 रुपए, तो एक बिस्किट का पैकेट है, इसका प्राइस 5 रुपए है,
तो जब मैं कहूंगा कि आपने 5 रुपए का बिस्किट बाहर से लाया, दैट मीन्स कि मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं कि भैया कितने का वैल्यू आपने घर में लाया, इज दैट ओके, और कितने का वैल्यू आपने बाहर घर से बाहर दे दिया, ये भी बात कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म्स में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक ऐसी भी बात कर सकते हैं कि मैं आपसे कहूं कि मैं घर के अंदर 5 बिस्किट के पैकेट लाया, इसका मतलब मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, इज दैट ओके। तो अगर आप घर में मम्मी से आप कह सकते हैं कि भाई देखो 5 मम्मी बिस्किट के पैकेट लेकर आया हूं, या आप बोल सकते हो मम्मी 25 रुपए के बिस्किट के पैकेट लेके आया हूं। तो 25 रुपए जब बोलोगे तो यानी आप वैल्यू की बात कर रहे हो। जब 5 बोलोगे कि 5 बिस्किट के पैकेट लेकर आए हो तो आप क्वांटिटी की बात करोगे। समझना इस चीज को, ये दोनों डिफरेंट चीजें, आप समझ गए इस चीज को। अब इसी चीज को आप इकोनॉमी में अप्लाई करो, ओपन इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। कितने का एक्सपोर्ट किया और कितने का इंपोर्ट किया, कितने का, वैल्यू की बात हो रही है। लेट्स से आपने $100 का, समझना इस चीज को, आपने $100 का एक्सपोर्ट किया और $100 का इंपोर्ट किया, तो ये कितना आएगा, परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है तो 100 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 100% आएगा, इज दैट ओके। तो जब भी जितने का एक्सपोर्ट किया, जितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट किया उतनी वैल्यू का इंपोर्ट किया, तो ये 100% आएगा हमेशा। एनटीटी की वैल्यू कितनी होगी, 100% होगी। अब इस चीज को समझो, अगर आपको मैं कहूं कि एनटीटी की वैल्यू 100% से ज्यादा है, मोर देन 100% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपने ज्यादा वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है और कम वैल्यू का इंपोर्ट किया है। ज्यादा वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है और कम वैल्यू का इंपोर्ट किया, 100% ज्यादा है, तो इसका मतलब यह हुआ ना कि $125 का आपने एक्सपोर्ट किया और $100 का इंपोर्ट किया, तो आपने 125% आएगा। तो जब भी ये 100% से ऊपर होगा एंटिटी की वैल्यू, इसका मतलब यही होगा ना कि वैल्यू का एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं और वैल्यू का इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं। इज दैट ओके, इज दैट ओके। इसका उल्टा भी सोच सकते हो कि लेस देन 100% है, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू का आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कम है और इंपोर्ट ज्यादा वैल्यू का कर रहे हो। इज दैट ओके, इज दैट ओके, यहां तक ठीक है। एंटिटी समझ गए आप, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। इसके वैल्यू से आप समझ सकते हो एंटिटी की वैल्यू 100% से ऊपर है या 100% से नीचे है या 100% से, इससे आप समझ सकते हो कि आप कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट कर रहे हो या कितनी वैल्यू का इंपोर्ट कर रहे हो। आप कंपैरिजन कर सकते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो या एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। इज दैट ओके, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अगर मैं वैल्यू की बात ना करके मैं क्वांटिटी की बात करूं कि मम्मी घर में 5 पैकेट लेकर आया हूं बिस्किट के, 25 रुपए के बिस्किट नहीं, 5 पैकेट बिस्किट के लेकर आया, क्वांटिटी की बात करो, तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसमें क्या होता है, इंपोर्ट ऊपर होता है, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इनटू 100। यानी यहां पर हमने इंपोर्ट की ऊपर रखी है, एक्सपोर्ट नीचे रखा है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड को जी से आप गुड्स याद रख लीजिएगा। गुड्स मतलब हमेशा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इज दैट ओके। तो गुड्स मतलब सामान की बात करें, कितने सामान है, तो आप ऐसे याद कर लेना कि हम यहां पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इज दैट ओके। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इनटू 100। अगर ये 100% है, इसका मतलब जितना क्वांटिटी हमने इंपोर्ट किया उतना एक्सपोर्ट किया। 5 बिस्किट के पैकेट घर में लेके आए, 5 बिस्किट के पैकेट घर से बाहर दे दिए, इज दैट ओके। तो यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बराबर है। हो सकता है कि ये 100 से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है, हमने ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट किया है और कम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया है। और यही चीज अगर लेस देन 100% है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया है, कम क्वांटिटी में इंपोर्ट किया है। इज दैट ओके। ये जीटीटी समझ में आया, इनकी वैल्यू से आप कैसे बता सकते हो, ये प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस में इनकी उपयोगिता नहीं है। तो प्री के पर्सपेक्टिव से आपको मैंने ये 2 चीजें समझा दी, इतना बात आप समझ गए। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर आप 1-2 चीजें ये समझ गए कि जब भी आप इंपोर्ट करोगे, जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करोगे, तो आप डॉलर की डिमांड करोगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको डॉलर में पेमेंट करनी है। गुड्स एंड सर्विसेज आपने लिए तो बाहर वालों को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपके हाथ में डॉलर तो होता नहीं है। इंडिया में डॉलर नहीं चलता। इंडिया का लीगल टेंडर क्या है, इंडिया का लीगल टेंडर है रुपया। हमारे पास तो रुपया है, रुपया चलेगा नहीं, यानी रुपया को हमें डॉलर में कन्वर्ट करके उसको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आपने लेट से आपने $1 का, या आप ऐसा मानो कि आपने $25 का कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाय किया, आपने लेट से $25 का आईफोन बाय किया। आईफोन आपके पास आएगा तो आपको $25 में पेमेंट करना पड़ेगा। डॉलर में अगर आपको पेमेंट करना है, आपके पास रुपया है तो उस रुपये को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप पेमेंट कर सकते हो। इज दैट ओके? इतना आप समझ गए कि डॉलर में कन्वर्ट करोगे तब सामने वाले को पेमेंट करोगे, क्योंकि उसको तो डॉलर लेना है। वो आपका रुपया देखते ही आपको कहेगा कि निकलो यहां से, हमें देना ही नहीं है आपको, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है डॉलर में ही पेमेंट, तो आपको डॉलर में ही देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या हुआ? अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया, बाहर वाले को अपना गुड्स एंड सर्विसेज दिया, और बाहर वाला क्या कह रहा है कि मैं आपको अपनी करेंसी में दे रहा हूं, तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं, करेंसी आपकी करेंसी नहीं चाहिए हमको तो डॉलर चाहिए। तो आप क्या कहोगे? अपना डॉलर जितना भी पेमेंट है आप डॉलर में करो, तो घर में डॉलर आएगा। तो वो लोग क्या करेंगे? अपने डॉलर को चेंज कराकर हमें, अपनी करेंसी को डॉलर में चेंज कराकर हमें डॉलर देंगे। अब डॉलर हमारे घर में आएगा तो डॉलर एज इट इज तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, डॉलर को हम क्या करेंगे? रुपए में कन्वर्ट करवाएंगे, फिर यूज करेंगे। ये आप समझ गए? तो इंपोर्ट में हम अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करा के सामने वाले को पेमेंट करेंगे, एक्सपोर्ट में डॉलर आएगा उसको रुपए में कन्वर्ट करके यूज करेंगे। अरे ये तो एकदम सिंपल है। इज दैट ओके? यहां तक ठीक है? एकदम सिंपल चीज समझा रहा हूं, यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये ठीक है? अच्छा भाई, तो फिर इंडिया में ये कन्वर्जन का काम कौन करता है, ये भी सीख लेते हैं। ठीक है भाई, सबसे ऊपर है रिजर्व, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई के पास, याद है आपको, आरबीआई इज अ रेगुलेटर, मनी मार्केट का पूरा रेगुलेटर था, और आरबीआई के फंक्शन में हमने पढ़ा था कि ये अपना फॉरेक्स को जो मैनेजमेंट करता है वो किसका काम है? श्री शक्तिकांत दास साहब का, आरबीआई का काम है। तो आरबीआई के पास ये फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं। इस फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है? ये 4 चीजें होती हैं, रट लेना इसको। क्या क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व में होता है फॉरेन करेंसी असेट, यानी डॉलर हो सकता है, येन हो सकता है, युआन हो सकता है, ये जो बाहर की करेंसी हैं वो हो सकती हैं। तो अगर आपने डॉलर में पेमेंट लिया है, कभी येन में भी ले सकते हो, कभी युआन में भी पेमेंट ले सकते हो। तो अगर इन सब करेंसी में आपने पेमेंट लिया है, पाउंड में पेमेंट ले सकते हो, तो ये सारे पास क्या होगा? फॉरेन करेंसी असेट कहेंगे इन्हें। तो फॉरेन करेंसी असेट की तिजोरी, आपने उसमें फॉरेन करेंसी अपने असेट रख लिया। ठीक है, तो इस तिजोरी में ये 4 चीजें होंगी, तो आपने फॉरेन करेंसी एसेट लिख दिया। दूसरा क्या होगा इस तिजोरी के अंदर? इस तिजोरी के अंदर गोल्ड भी हो सकता है, इसके अंदर गोल्ड भी होगा। तीसरा है रिजर्व ट्रांच पोजीशन, आरटीडी, इसके पास आरटीडी होगा। हर एक कंट्री का आईएमएफ में एक कोटा होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक मेंबर का कोटा होता है, उस कोटे को हम बोलते हैं रिजर्व ट्रांच पोजीशन। याद करने की जरूरत नहीं है। और आईएमएफ की करेंसी क्या होती है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व का जो हमारा तिजोरी है, इस तिजोरी में श्री शक्तिकांत दास साहब की इस तिजोरी में 4 चीजें होंगी, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, रिजर्व ट्रांच पोजीशन एंड एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये 4 चीजें होंगी इस तिजोरी में। यह बात आप समझ गए? एकदम ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रक्चर याद कर लेना। अच्छा, आपको इंपोर्ट करना है तो क्या आरबीआई के गवर्नर के पास जाओगे कि श्री शक्तिकांत दास साहब ऐसा करो, ये मेरे पैसे ले लो 100 रुपए, इसको डॉलर में कन्वर्ट करके मुझे दे दो? शक्तिकांत दास साहब के पास तो इतना टाइम होगा नहीं कि सभी लोगों का अब ये एक्सचेंज करवाते ही रहें, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके देते ही रहें। तो श्री शक्तिकांत दास साहब ने कुछ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स बना के रखे हैं। वो बैंक्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर हैं, ये डीलर साहब हैं जो ये काम करते हैं कन्वर्जन वाला। तो ये जो आम जनता है जिसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में जो भी उनका कन्वर्जन करवाना होता है, ये फॉरेन डीलर्स के पास जाते हैं। ये फॉरेन डीलर्स क्या करते हैं? अपना थोड़ा सा पैसा मार्जिन रख के आपकी करेंसी को, आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, येन में, युआन में, जिसमें भी कन्वर्ट करवाना है ये कन्वर्ट कर देते हैं। या आपको डॉलर, येन, युआन आप एक्सपोर्ट से लेकर आए हो तो उसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो ये भी वो काम कर देते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं आरबीआई के नीचे। तो आरबीआई के नीचे, आरबीआई सबसे ऊपर है, उसके नीचे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं बहुत ढेर सारे, उसके नीचे हम आम पब्लिक है। आम पब्लिक को अपना पैसा चेंज करवाना है, कन्वर्ट करवाना है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास जाओ, कन्वर्ट करवा सकते हो। ये बात आप समझ गए? बात समझ गए कि इंपोर्ट के लिए डॉलर कहां से आएगा, बाकी करेंसी कहां से आएगी, एक्सपोर्ट के लिए अगर आपको उसको चेंज करवाना है रुपए में तो कौन करेगा? ये आप स्ट्रक्चर समझ गए? इज दैट ओके? यहां तक ठीक है? बहुत बढ़िया बात है। देखो ये सब समझाने का एक पर्पस है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे अटैच होंगी, ये बात आप समझ सकते हैं। तो यहां पर आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व है, उसके नीचे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं, और उसके नीचे आम जनता है जो कि अपना पैसा कन्वर्ट करवाना है डॉलर में, किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कराना है, यहां से करवा सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज डीलर से कन्वर्ट करा सकते हैं। इतना बात आप समझ गए? ये मत देखिए, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बस आपका मोटिव मेरा ये था कि आपको पहले मैं स्ट्रक्चर समझा दूं। अब यहां पर हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट से पहले बात करेंगे हम इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन की बात करेंगे, और यूनिट नंबर 2 में हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई सीखा था। उसमें हमने मार्केट फोर्सेस को देखा था। याद कीजिए, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, याद है? उसको एक बार रिवाइज करते हैं और इससे समझ में आएगा हमको एक्सचेंज रेट।
भाई एक बार आपने एक्सचेंज रेट समझ लिया तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। एक्सचेंज रेट को ऐसे कोई बताता नहीं है, इसलिए हमें कम समझ में आता है। हम जानते तो हैं कि चलो 70 रुपए है, 72 रुपए है, इसको समझना है। अगर ये चीज आप समझ गए तो एक्सचेंज रेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी ओपन इकोनॉमी में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि डॉलर के बढ़ने से, डॉलर के घटने से इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, एक्सपोर्टर्स पे क्या इंपैक्ट होगा, ये सब कुछ आप समझ पाएंगे। बस मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप देखते चलिएगा। चलिए भाई, मैं आपसे एकदम सिंपल सा सवाल पूछता हूं। अगर मार्केट में अनियन, आपके पास 100 रुपए का एक नोट है, 100 रुपए का एक नोट है, अगर मार्केट में एक अनियन का प्राइस है 10 रुपए केजी और एक समय पर अनियन का प्राइस है 100 रुपीज केजी, तो अच्छा ये बताओ, मुझे सोच के बताओ कि जब अनियन का दाम 100 रुपए केजी, 1 केजी अनियन 100 रुपए का मिल रहा है और एक समय पर अनियन 1 केजी 10 रुपए का मिल रहा है, तो किस केस पर आप ज्यादा अनियन का डिमांड करोगे? जब प्राइस कम होंगे तो आप अनियन का ज्यादा डिमांड करोगे, जब प्राइस ज्यादा होंगे तो अनियन का आप कम डिमांड करोगे। इज दैट ओके? यही चीज, सेम चीज मैंने इस पे लिखी है। तो अगर ये मानो कि ये अनियन का प्राइस इधर है और अनियन की क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हो वो इधर है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 रुपीज केजी अनियन है तो आपने केवल 1 केजी अनियन की डिमांड की। जब 10 रुपए केजी अनियन था तो आपने 10 केजी अनियन की डिमांड की। इज दैट ओके? इज दैट ओके? डिमांड है वो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बात करता है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बात करता है। और कंज्यूमर किसकी बात करेगा? अगर आप कंज्यूमर है तो आप हमेशा अफोर्डेबिलिटी की बात करोगे कि चीजें कितने अफोर्डेबल आपको मिल जाए, अफोर्डेबिलिटी की बात करोगे। इज दैट ओके? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब जब चीजों के प्राइस ज्यादा होंगे तो क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे होगे वो कम होगी। तो जैसे प्राइस ज्यादा हुए तो आपने क्वांटिटी कम डिमांड करनी शुरू कर दी, प्राइस कम होंगे तो आप क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे। समझ गए इस चीज को? तो अगर 10 रुपए केजी अनियन है तो आप 10 केजी अनियन की डिमांड कर रहे हो। अगर 100 रुपए केजी अनियन है तो आप सिर्फ 1 केजी अनियन की डिमांड कर रहे हो। लॉ ऑफ डिमांड क्लियर है? तो लॉ ऑफ डिमांड कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जैसा यहां पर शो हुआ है, ऐसा ग्राफ बनेगा। इज दैट ओके? लॉ ऑफ डिमांड आप समझ गए? ठीक है भाई। अच्छा, अगर इसी चीज की बात करें, सप्लाई की बात करते हैं। अनियन जो प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लायर की बात करते हैं जो अनियन की सप्लाई कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप सप्लायर हो किसी चीज के, या किसी चीज के सप्लायर हो, सप्लाई कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। अनियन का अभी बात करते हैं, अनियन की प्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर आपको कोई 10 रुपए केजी बोलेगा कि मैं अनियन के 1 केजी के लिए 10 रुपए दूंगा, और एक समय पर आपको बोलेगा कि 1 केजी अनियन के लिए 100 रुपए दूंगा, आप सोच कर बताओ, एज अ प्रोड्यूसर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो अनियन की, तो एज अ प्रोड्यूसर आप किस समय पर ज्यादा प्रोड्यूस करना सोचोगे? तब आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब आपको कोई 100 रुपए 1 केजी अनियन के देगा तो आप 10 केजी अनियन बनाने के लिए तैयार होगे कि मैं 10 केजी अनियन प्रोड्यूस करूंगा। कोई आपको 10 रुपए 1 केजी अनियन के देगा तो आप सिर्फ 1 केजी अनियन प्रोड्यूस करोगे कि भाई मेरे को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना क्योंकि प्रॉफिट कुछ बन नहीं रहा। तो हमेशा लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो सप्लायर साइड को देखती है। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो सप्लायर साइड से होता है, और सप्लायर हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है। ये चीज मैं आपको समझा भी चुका हूं सेकंड यूनिट में। लॉ ऑफ सप्लाई यहां पर समझाने का एक वैलिड रीजन है, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि अगर आपने प्राइस कम दिया तो मैं कम प्रोड्यूस करूंगा, प्राइस ज्यादा दिया तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा। तो 100 रुपए केजी दोगे तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, 10 केजी प्रोड्यूस करूंगा, और 10 रुपए पर केजी दोगे तो मैं सिर्फ 1 केजी प्रोड्यूस करूंगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, इसको समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए यहां तक, अभी तक जो भी आपने समझा। तो अब यहां पर समझो, चलो 10 रुपए केजी अनियन की बात करते हैं। एक डिमांड करने वाला है, एक सप्लाई करने वाला है। ये डिमांड करने वाला है, यहां पर सप्लाई करने वाला। समझना इस चीज को, ढंग से समझना। अच्छा, डिमांड वाले को देखो, डिमांड वाले को यहां पर कट रहा है, इस चीज यहां पर कट रही है, यानी 10 केजी अनियन का जब प्राइस है तो 10 केजी की डिमांड है। यही मैंने आपको बताया, 10 केजी की डिमांड है, पर सप्लाई करने वाला तो सिर्फ 1 केजी सप्लाई कर रहा है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी यहां पर क्या है, सप्लाई कम है तो यहां पर डेफिसिट है, सप्लाई उतनी है ही नहीं है। समझ रहे इस चीज को? समझ रहे हो? अच्छा दूसरा केस समझो, जब 100 रुपए केजी अनियन था तो डिमांड करने वाला सिर्फ 1 केजी की डिमांड कर रहा है और सप्लाई करने वाला 10 केजी की सप्लाई कर दे रहा है, तो यहां पर सरप्लस अनियन है, सरप्लस अनियन है। समझे या नहीं? इसका मतलब यह है कि जब 10 रुपए केजी था तो सप्लायर कह रहा था मैं प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, मैं 1 केजी दूंगा, और डिमांड करने वाला कह रहा है कि 10 केजी चाहिए, तो दोनों की बन नहीं रही है, तो वहां पर कोई बात बनेगी नहीं, वहां पर कुछ होगा नहीं समझौता। 100 रुपए केजी की बात हो रही है तो ऐसा हो रहा है कि 100 रुपए केजी में डिमांड करने वाला कह रहा है कि मैं तो सिर्फ 1 केजी ही खरीदूंगा, सप्लाई करने वाला कह रहा है कि मैं 10 केजी सप्लाई करने के लिए तैयार हूं, तो वहां पर सरप्लस हो जा रहा है,
ठीक है, तो भाई इन दोनों को किसी एक पॉइंट पर आना होगा, किसी एक बात पर आना होगा। तो दोनों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि आप जो डिमांड कर रहे हैं, अगर आप 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 किलो की डिमांड करें तो ठीक है, आप डिमांड कीजिए, मैं 5 केजी की सप्लाई करने के लिए तैयार हूं, 50 रुपए केजी पर, यानी 50 रुपीज केजी पर डिमांड कितने की है, 5 केजी की, और सप्लाई करने वाला भी तैयार है कि चलो मैं 50 रुपए पर केजी पर 5 केजी तैयार हूं प्रोड्यूस करने के लिए, सप्लाई करने के लिए। तो यहां पर ये दोनों मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि 1 केजी अनियन का दाम अगर ये चीज मिल गई तो 50 रुपए केजी के हिसाब से तय हो जाएगी। 1 केजी अनियन का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो डिमांड करने वाला डिमांड भी करेगा, सप्लाई करने वाला उसमें सप्लाई भी करेगा, दोनों की एकदम साझा मिलके बैठ जाएंगे, है ना। तो ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये पॉइंट किसे बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर डिमांड और सप्लाई मैच हो जाती है। तो मैच हो गई, जितनी की डिमांड होगी उतनी की सप्लाई होगी, तो जितना भी सप्लाई करोगे उतनी की डिमांड है, तो दोनों लोग एकदम खुश हैं। यहां पर दोनों बात बन नहीं रही थी। इज दैट ओके। तो यहां पर अनियन का प्राइस निकल के कैसे आया, अनियन का प्राइस वाकई में कितना निकल के आया, 1 केजी अनियन का प्राइस 50 रुपए। क्योंकि अगर 50 रुपए से ज्यादा बढ़ाओगे तो क्वांटिटी जो है डिमांड करने वाला उतनी क्वांटिटी डिमांड नहीं करेगा, सप्लाई वाला तो सप्लाई कर देगा। लेकिन अगर उल्टा सोचो, 50 रुपए से कम करोगे तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई करने वाले नहीं होंगे। तो यानी 50 रुपए पर 50 रुपए 1 केजी का 50 रुपए पर डिमांड करने वाला उतनी डिमांड भी कर रहा है, सप्लाई करने वाला उतनी सप्लाई करने के लिए भी तैयार है। ये बात आप समझ गए, इसको फील करो यार। समझने का मतलब ये है मेरा कि आप इस चीज को फील कर पा रहे हो कि नहीं। तो मैं अगर आपसे एक बात कहूं, समझना इस चीज को, मैं आपको बहुत प्यार से समझा दूंगा कि डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है। अगर ये बात अगर आप समझ गए, मेरी बात यह है कि क्या जब आपने 1 केजी अनियन का प्राइस 50 रुपए कहा तो क्या अनियन का एक्सचेंज रेट आपने नहीं बता दिया, अनियन का एक्सचेंज रेट नहीं आपने बता दिया। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि अनियन का एक्सचेंज कैसे करोगे। अच्छा, 50 रुपए की नोट लोगे और 1 केजी अनियन दोगे, एक्सचेंज ही तो कर रहे हो अनियन का। आप 2 आदमी खड़े हो यार, 1 केजी अनियन आपको दिया, आपने उसको पैसा दिया, आपने एक्सचेंज ही तो कर लिया। और किस रेट पर एक्सचेंज किया, 1 केजी इक्वल टू 50 रुपीज पर एक्सचेंज किया। तो अनियन का एक्सचेंज रेट, अनियन का प्राइस जो है वो क्या है, उसका एक्सचेंज रेट है। 1 केजी अनियन का प्राइस है 50 रुपए, यानी 1 केजी में 50 रुपए में 1 केजी अनियन को आप एक्सचेंज कर सकते हो। इज दैट ओके, इज दैट ओके। तो अनियन का एक्सचेंज रेट समझ में आया। जस्ट पूरे डायलॉग में जस्ट रिप्लेस अनियन विथ डॉलर, विथ डॉलर। अनियन को सिर्फ डॉलर से रिप्लेस करके देखिए। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे रिप्लेस कीजिए, बताता हूं भाई, बताता हूं, सुनना। डॉलर की डिमांड, अच्छा डॉलर की डिमांड, अगर डॉलर की डिमांड वही सेम चीज में लगा रहा हूं फिर से, $1 $10 की डिमांड। यहां पर डॉलर का एक्सचेंज रेट है 10 रुपए पर डॉलर, यहां पर 100 रुपए पर डॉलर। अनियन को जस्ट रिप्लेस किया, देखना यहां पर जब आपका 100 रुपए पर डॉलर है, यानी $1 के 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो आप क्वांटिटी डॉलर की ज्यादा डिमांड करोगे या कम डिमांड करोगे, कम डिमांड करोगे, $1 की डिमांड करोगे। लेकिन अगर आपको 10 रुपए $1 के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे तो आप $10 की डिमांड करोगे। तो डिमांड कर्व ऐसे बनेगा, बिल्कुल सही बना है। इज दैट ओके, इज दैट ओके। ये डॉलर की डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। कंज्यूमर क्या देखेगा, अफोर्डेबिलिटी देखेगा। इज दैट ओके। अच्छा, सप्लाई की बात करते हैं इस चीज में। सप्लाई, डॉलर की जो सप्लाई करने वाला है वो क्या कहेगा कि अगर $1 दोगे, अगर 10 रुपए $1 के दोगे तो मैं सिर्फ तुम्हें $1 दूंगा, $1 ही प्रोड्यूस करूंगा। जैसे अनियन प्रोड्यूस कर रहा था, समझ लो कि डॉलर का भी प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आप 100 रुपए डॉलर का दोगे तो मैं आपको $10 प्रोड्यूस करके दूंगा। यानी सप्लायर क्या कह रहा है कि ज्यादा अगर पैसा दोगे, ज्यादा क्वांटिटी खरीदो, ज्यादा पैसा दोगे तो मैं ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूं। अनियन वाला चीज, सेम चीज, दोनों किस पॉइंट पर आ जाएं, किसी एक पॉइंट पर आ जाएं। यानी अगर वो डिमांड करने वाला कहे कि चलो मुझे $5 दे देना और मुझसे 50 रुपए ले लेना, 50 रुपए $1 के हिसाब से, तो $5 प्रोड्यूस करना। तो डॉलर डिमांड करने वाला भी $5 डिमांड करने के लिए तैयार है 50 रुपए पर डॉलर में, और सप्लाई करने वाला भी 50 रुपए पर डॉलर में $5 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार है। यानी डॉलर का डिमांड और सप्लाई का मैच हो रहा है यहां पर, इक्विलिब्रियम। तो मैं क्या कह सकता हूं कि $1 का प्राइस 50 रुपए है यहां पर, क्योंकि $1 50 रुपए का होगा तो $5 प्रोड्यूस करने के लिए डिमांड करने वाले भी हैं $5 का, और $5 की सप्लाई करने वाले भी तैयार हैं। यानी डिमांड और सप्लाई दोनों करने वाले तैयार हैं। यानी अगर $5 की सप्लाई करेगा वो आदमी तो $5 की डिमांड भी है।
और 50 रुपए में खरीद लेगा लोग। तो यानी $1 का प्राइस 50 रुपए है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक्सचेंज रेट है डॉलर को खरीदने का, डॉलर को एक्सचेंज करने का ये एक्सचेंज रेट है। $1 का प्राइस 50 रुपए है। सोच लो यार, देखो सोच लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं रुकने में। मोटिव यहां पर आपका बेस बनाना है। बेस अगर बन गया तो ये सब कुछ समझ जाओगे, डेप्रीशिएशन, एप्रीशिएशन, डिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, सब चीज समझ जाओगे। पर ये खेल समझ लो, ये खेल क्या है, डॉलर की डिमांड और सप्लाई पर खेल है। अब एकदम इसको इन्फ्लेशन से एकदम मैच करके देखो। एकदम अगर मैं आपसे कहूं, सुनना, आप डॉलर का एक्सचेंज रेट समझ गए ना, $1 इक्वल टू लेट से 50 रुपए, यानी 50 रुपए दोगे तो तुमको $1 मिलेगा। अनियन का यही था ना कि 50 रुपए दोगे तो 1 केजी अनियन मिलेगा, तो 50 रुपए दोगे तो $1 मिलेगा। क्या प्रॉब्लम वाली बात है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा मैं आपसे कहूं, सेम चीज समझना, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब ऐसे समझना कि अनियन की सप्लाई बहुत ज्यादा है, अनियन की डिमांड बहुत कम है, तो अनियन के प्राइस में क्या गिरावट आएगी? किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो अनियन के प्राइस कम हो जाएंगे। इज दैट ओके? तो यही अगर मैं सेम चीज कहूं कि डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, डॉलर की डिमांड बहुत कम है, तो डॉलर के प्राइस में क्या होगा, एक्सचेंज रेट में क्या होगा भाई? डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, सोच लो, डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो डॉलर के प्राइस में क्या होगा? कम हो जाएगा। डॉलर का प्राइस कम होने का मतलब कि पहले $1 इक्वल टू 50 रुपए था, तो कम होके $1 इक्वल टू लेट से 45 रुपीज हो गया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यही तो होगा ना, डॉलर का प्राइस कम होने का मतलब यही हुआ ना भाई। अरे जैसे कि अनियन के में हुआ वैसे डॉलर में हुआ। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा? उसका प्राइस नीचे गिरेगा, तो $1 इक्वल टू 45 रुपीज हो गया। अब दूसरी सिचुएशन सुनना, सुन लो पहले, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सब लोग कह रहे हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, छाती एकदम पीट रहे हैं अपनी, और सप्लाई कम है, तो चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो क्या डॉलर की जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम है, सबको कहिए कि मुझे भी डॉलर चाहिए, मुझे भी डॉलर चाहिए, आईफोन खरीदना है, प्लीज डॉलर दो, प्लीज डॉलर दो, एकदम लगे हुए इकोनॉमी में। तो डॉलर की जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं है, तो क्या होगा? डॉलर $1 इक्वल टू लेट से 60 रुपीज भी पहुंच जाएगा, हो सकता है। इज दैट ओके? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? तो अगर यहां तक ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 50 रुपए था पहले, एक बार 45 रुपए भी हो सकता है, 45 रुपीज भी हो सकता है, और 60 रुपीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डॉलर की डिमांड और सप्लाई, डिपेंडिंग अपॉन कि डॉलर की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो 50 से 60 पहुंच जाएगा। डॉलर जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर हो जाएगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, 60 रुपीज देने पड़ेंगे $1 के लिए। और डॉलर चीप कब हो जाएगा? कि जब डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो $1 45 रुपए का भी मिल रहा है। इज दैट ओके? ये दोनों चीज समझ गए? जब भी $1.50 से $60 की तरफ जाता है, तो हम बोलते हैं कि डॉलर जो है स्ट्रांग हो गया है। क्यों भाई डॉलर स्ट्रांग हो गया? क्योंकि $1 के लिए अब हमें 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया ये बोल सकते हो, तो उल्टा भी बोल सकते हो कि रुपया वीक हो गया है। रुपया वीक हो गया है, अगर रुपया वीक हो गया है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन। समझ आई बात या नहीं? मुझे बता देना एक बार, कमेंट बॉक्स में बता देना कि समझ आया या नहीं, मेरी मेहनत में आपको समझ आया या नहीं। $1, जब आप, सीधी सी बात है, हम और आप लड़ रहे हैं दोनों, और अगर मैं मजबूत हो गया तो इसका मतलब कि आप वीक हो गए, और आप मजबूत हो गए तो मैं वीक हो गया। तो अगर $1 50 रुपए का था, यानी 50 रुपए की पत्ती पकड़ाते थे, कहते थे लाओ $1, लाओ 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 लाओ, अब मुझे 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, 10 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए। तो डॉलर और ताकतवर हो गया है कि 60 रुपए चाहिए तभी बिकूंगा, 50 में नहीं बिकूंगा। तो फिर 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी रुपया वीक हो गया कि अच्छा, अभी 50 में ताकत लगाई है तो $1 नहीं मिल रहा है, 10 रुपए की नोट की और ताकत लगेगी तब जाकर $1 मिलेगा। देखो फील लेना यार, फील। तो 60 रुपए जब $1 50 रुपए से $60 रुपए हुआ तो डेप्रीशिएट हो गया, रुपया वीक हो गया। जब रुपया वीक होता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन हो गया है रुपये का। तो यहां पर यह मत सोचना कि डेप्रीशिएशन का मतलब है कि 50 से 45 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा, 60 होगा तब वीक होगा, तब डेप्रीशिएट होगा। लोग उल्टा सोचते हैं कि अरे $1 50 रुपए का था तो 60 रुपए का हो गया तो ये तो बढ़ गया ना। अरे बढ़ कहां गया? डॉलर मजबूत हो गया ना, रुपया तो वीक हो गया ना।
तो रुपया वीक हो गया मतलब डिप्रिशिएट हो गया। जस्ट उल्टा सोचो, सप्लाई बहुत ज्यादा है डॉलर की, डिमांड बहुत कम है, तो $1 45 रुपए का भी मिल रहा है। डॉलर की औकात कम हो गई है, औकात कम हो गई तुम्हारी। तो डॉलर की औकात कम हुई तो पहले 50 रुपए लगते थे $1 को खरीदने के लिए, आप 45 रुपए किए, 5 रुपए कम देंगे, इतने में ही आ जाओ। तो डॉलर कह रहा है कि भैया हम आ रहे हैं। तो डॉलर वीक हो गया रिलेटिवली और रुपया स्ट्रांग हो गया, तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट हो गया रुपया। तो डेप्रिसिएशन, रुपया वीक हो गया, एप्रिसिएशन, रुपया मजबूत हो गया। मैं आपको एक्सचेंज रेट समझा रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, समझ रहे हैं आप? और ये सारा खेल कहां पर हो रहा है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उससे डिसाइड हो रहा है कि क्या होगा। और कोई आकर अपनी टांग नहीं बढ़ा रहा कि भाई क्या होगा क्या होगा हम बताएंगे, नहीं हो रहा। ठीक है, तो डिमांड कितनी है डॉलर की, कितनी सप्लाई है डॉलर की, उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि डॉलर का प्राइस क्या होगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो डॉलर मजबूत होगा, रुपया वीक होगा, रुपया डेप्रिशिएट होगा। और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो रुपया जो है मजबूत होगा, यानी रुपया अप्रिशिएट होगा, डॉलर वीक होगा। तो हम तो रुपया की बात कर रहे हैं ना, कि हमारी करेंसी में क्या होगा, हमारा करेंसी डिप्रिशिएट होगा या अप्रिशिएट होगा, ये हमारी करेंसी के रेफरेंस में है। तो करेंसी जब हमारी वीक होगी तो डिप्रिशिएशन, करेंसी मजबूत हो गई तो अप्रिशिएशन। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अच्छा, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट समझना, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट समझते चलना, आपको बहुत सी चीजें यहीं पर समझ में आ जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, आप किसी चीज का इंपोर्ट कर रहे हो, मैं भी एक्सचेंज रेट मान ले रहा हूं कि $1 इक्वल टू 50 रुपीज, एक्सचेंज रेट में मान ले रहा हूं कि $1 50 रुपए का मिलता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज, लेट से आप $5 की कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो, तो भाई अभी आपको कितने रुपए पे करने पड़े? 250 रुपए पे करने पड़े। आपको 250 रुपए फॉरेन डीलर से कन्वर्ट कराओगे, $5 में वो कन्वर्ट करेगा और 5 रुपए आप उसको पे करोगे, आप उससे सामान ले लोगे। इज दैट ओके? इंपोर्ट कर रहे हो, यहां पर इंपोर्ट की बात हो रही है क्योंकि सामान आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट ही तो कर रहे हो सामान का। $5 के सामान का इंपोर्ट कर रहे हो तो $5 का आपने पेमेंट किया, $5 का पेमेंट करना है तो आप फॉरेन डीलर के पास 250 रुपए के लेके जाओगे, तभी वो $5 को पेमेंट एक्सचेंज करके आपको कन्वर्ट करके देगा। इज दैट ओके? अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि रुपया जो है वो एप्रिशिएट हो गया है, एप्रिशिएट का मतलब यही है, सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। $1 40 रुपए का हो गया तो मैं बोल रहा हूं रुपया एप्रिशिएट हो गया, सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ठीक है, एप्रिशिएट सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं आपको $1 40 रुपए का हो गया, तो अभी भी उसका दाम तो इतना ही है, जो सामान में खरीद रहा था उसका दाम तो $5 ही है ना, उसका दाम तो $5 ही है। लेकिन अब मुझे कितना रुपए लेके जाना पड़ेगा? अब मुझे सिर्फ 200 रुपए लेके जाना पड़ेगा। इज दैट ओके? मैं 200 रुपए दूंगा उसको, वो $5 में कन्वर्ट कर देगा, मैं $5 उसको दे दूंगा। यानी जैसे रुपया का अप्रिसिएशन होता है, तो जो आप इंपोर्ट कर रहे थे पहले आपको 250 देने पड़ रहे थे, अब सिर्फ 200 देने हैं। तो इंपोर्ट कॉस्टलियर हो गए या चीपर हो गए? चीपर हो गए। तो इंपोर्ट क्या हो गए? चीपर हो गए भाई, चीप इंपोर्ट हो गया। समझिए नहीं, पहले 250 रुपए आपको अपनी पॉकेट से 250 देने पड़ रहे थे, अब आपको सिर्फ 200 दे रहे हो तो भी वो चीज मिल जा रही है। तो रुपया अप्रिशिएट हो गया, $1 इक्वल टू 40 रुपए हो गया। अप्रिशिएशन का मतलब समझ रहे हो ना? देखो मैं अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन रिपीट नहीं करूंगा, उसके आगे की बातें कर रहा हूं मैं। $1 इक्वल टू 40 रुपए हो गया, रुपया अप्रिशिएट हो गया। तो रुपया जैसे ही अप्रिशिएट हुआ तो आपके जो इंपोर्ट थे, जो पैसा आप इंपोर्ट कर रहे, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे थे, उसका जो पेमेंट कर रहे थे आप, वो पेमेंट थोड़ा सा चीप हो गया। क्यों? क्योंकि आपको तो $5 की पेमेंट करनी है ना। अभी $5 के लिए पहले आपको 250 रुपए अपनी पॉकेट से लेकर जाते थे, तब $5 में कन्वर्ट होता था। अब सिर्फ 200 रुपए में ही ये $5 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गया, रुपया अप्रिशिएट हो गया, इंपोर्ट चीपर हो गए। अब यहीं पर एक बात समझना, अगर यहां पर अगर आप एक चीज समझो, इंपोर्ट चीपर हो गए। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं। मैं $5 का एक्सपोर्ट कर रहा था, मैं $5 का, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, $5 का मैं एक्सपोर्ट कर रहा था। तो जब $5 का एक्सपोर्ट कर रहा था तो मेरे पास $5 आते थे, भाई मैंने गुड्स एंड सर्विस दिए तो सामने वाले ने मुझे $5 दिए। $5 दिए तो मैं फॉरेन डीलर्स के पास पहुंचा और देखा कि भाई $1 50 रुपए का है, तो उसने मुझे 250 रुपए दिए। इस बार मुझे एक्सचेंज करने वाले ने 250 रुपए मुझे दिए, मेरे पास 250 रुपए आ गए। तो मैंने
जितना भी सामान दिया उसका मुझे 250 रुपए मिल गया, एक्सपोर्ट मैंने किया, जितना भी सामान का मुझे 250 रुपए मिल गया। इज दैट ओके? मैं कह रहा हूं रुपया अप्रिशिएट हो गया, $1 इक्वल टू 40 रुपए हो गया। अगर अप्रिशिएट हो गया तो अब मुझे कितने रुपए मिलेंगे? अब मुझे सिर्फ 200 रुपए मिलेंगे। यार गुड्स एंड सर्विसेज तो मैंने उतनी ही बेची उनको, लेकिन पहले मुझे 250 रुपए मिल रहे थे, अब मुझे सिर्फ 200 रुपए मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट क्या कॉस्टलियर नहीं हो गए? एक्सपोर्ट करना कॉस्टली नहीं हो गया मेरे लिए? मुझे तो महंगा पड़ गया ना एक्सपोर्ट। पहले तो मुझे 250 रुपए मिल रहे थे, मेरा 50 रुपए का उसमें फायदा था, अब मुझे सिर्फ 200 रुपए मिलेंगे, तो मेरी तो सिर्फ लागत आई, 50 रुपए मुझे प्रॉफिट के नाम का तो मिला ही नहीं। यानी कॉस्टलियर हो गए एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जो है कॉस्टली हो गए। अरे समझे या नहीं भाई? तो जब रुपया एप्रिशिएट करता है तो इंपोर्ट चीप हो जाते हैं, एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं। इसको जस्ट उल्टा करके समझते हैं जब रुपया डेप्रिशिएट होता है। देखो समझोगे, मैं सेम चीज फिर से समझाने जा रहा हूं और इस बार फिर से ध्यान लगाकर सुनना, समझ में जरूर आएगी। समझना, $1 इक्वल टू 50 रुपए, ये एक्सचेंज रेट है। कैसे डिटरमाइन हुआ? आपने मार्केट फोर्सेस को देख लिया, डिमांड और सप्लाई जहां पर मैच हुए उस पॉइंट को आपने देखा, उस पॉइंट में $1 इक्वल टू 50 रुपए का मिल रहा था। इज दैट ओके? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो गया। इसका मतलब यह है कि डॉलर की डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो डॉलर मजबूत हो गया, रुपया डेप्रिशिएट हो गया, तो $1 इक्वल टू 60 रुपीज हो गया। $1 इक्वल टू 60 रुपीज हो गया। इसका मतलब यह है कि अब 60 रुपए देने पड़ेंगे तब मुझे $1 मिलेगा। पहले तो 50 की नोट देने से भी मिल जाता था, यानी अब 60 रुपए देने पड़ेंगे। याद है, परचेजिंग पावर अब कम हो जाएगी रुपया की, रुपया वीक हो जाएगा तो रुपया डेप्रिशिएट हो जाएगा। रुपया डेप्रिशिएट हो गया, रुपया डेप्रिशिएट हो गया। लेट्स से एक्सपोर्ट की बात करते हैं आज, इस बार एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहले आपने किसी सामान का एक्सपोर्ट किया तो वो सामान था $5 का, तो $5 आपके पास आए, $5 आपके पास आए। आप फॉरेन डीलर के पास गए, जो वो एक्सचेंज करने वाला था उसके पास आप गए, तो वो आपको एक्सचेंज करके कितने रुपए देगा? इस समय पहले वाले केस की बात कर रहा हूं, इस समय की 50 रुपए वाली की, तो आपको कितने रुपए देगा? वो 250 रुपए देगा। आपके पास 250 रुपए आ गए, ठीक है। जब ये डेप्रिशिएट हो गया, 60 रुपए का हो गया, तब आपको कितना कन्वर्ट करके देगा? तब आपको कन्वर्ट करके ये देगा 300 रुपए। अरे वाह, सामान तो मैंने उतना ही बेचा, पहले मुझे 250 रुपए मिल रहे थे जिसमें मेरा 50 रुपए का मुनाफा था, अब वही सामान बेचा पर 100 रुपए का मुनाफा हो गया। यानी मेरे एक्सपोर्ट जो हैं वो और चीपर हो गए, चीपर हो गए। इसको और समझ लो कि चीपर कैसे हो गया। देखो, और इस चीज को ऐसा समझ लेते हैं, चलो एक चीज और समझ लेते हैं। यहां पर इस तरह से भी समझ सकते हो, मैं आपको समझाता हूं फिर से, एक बार समझना। आपका जो आपने बिस्किट बनाया जिसका नाम था पार्ले जी फॉर जीनियस लाइक यू पीपल, 10 रुपए की कॉस्ट थी उसकी, जिसको हम बोलते थे, याद करो क्या बोलते थे भाई? फैक्टर कॉस्ट। और मैं इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वैक्सेस सब मान के मैं मान रहा हूं कि 12 रुपए का है, ठीक है, 12 रुपए का है, मैं मान लेता हूं। आपको फिर से मैं बोल देता हूं ये चीज। लेट से 10 रुपए लागत है, 2 रुपए मेरा प्रॉफिट है, और लेट से 3 रुपए का टैक्स सब्सिडी दोनों मिलाकर मान लेते हैं 15 रुपए का है। चलो 15 रुपए का मान लेते हैं, यानी 10 रुपए की लागत है, 2 रुपए मेरा प्रॉफिट है, 3 रुपए गवर्नमेंट को जो टैक्स वैक्स भरा उसका है, सब रुपए मिलाकर 15 रुपए का वो पैकेट था। अच्छा, 15 रुपए का पैकेट था तो उसमें मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो जब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया था तो मुझे मेरे पास 15 रुपए आए थे। लेट से डॉलर का एक्सचेंज रेट जो भी हो, मैंने एक्सपोर्ट किया तो मेरे पास 15 रुपए आए, 15 रुपए आए तो मेरे पास 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिल गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही चीज मैंने एक्सपोर्ट किया और उस बार मुझे 20 रुपए मिल गया, क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट कर गया था तो मुझे 20 रुपए मिल गया। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था वही सेम चीज, मुझे अगर 20 रुपए मिल गया तो इस बार मुझे 7 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 2 रुपए का ही प्रॉफिट रखूं, तो मेरे पास कितने ज्यादा आ गए? मेरे पास 5 रुपए ज्यादा आ गए। तो मैं क्या करता हूं, इस 15 रुपए, इस जो प्राइस है इसका मैं प्राइस डॉलर में कर रहा हूं ना, डॉलर में करने के बाद ही तो मुझे पैसा मिल रहा है, तो इसका डॉलर में मैं प्राइस कम कर देता हूं। ऐसे प्राइस कर देता हूं कि मेरे पास वो 15 रुपए ही आए, कि कैसे होने के बाद, एक्सचेंज होने के बाद भी मेरे पास 15 रुपए आए। तो अगर ऐसा करोगे तो जो चीज लेट से पहले आप $0.3 की बेच रहे थे, अब आप $0.2 की बेचोगे। अरे समझ रहे हो चीज को? अगर आप $0.2 की बेचोगे तो एक्सपोर्ट आपके चीप हो गए। एक्सपोर्ट अगर आपके चीप हो गए, कम दाम में आप चीज दे रहे हो बाहर वालों को, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, आपका जो कमोडिटी होगा, गुड्स एंड सर्विसेज होगा, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, सस्ती चीजें लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपका जो सामान होगा वो औरों के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होगा,
क्यों? क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट ज्यादा है, आपका डेप्रीशिएशन की वजह से एक्सचेंज रेट जो है वो $1 इक्वल टू 60 रुपीज है। तो आपने क्या किया, अपना प्रोडक्ट का, अपने कमोडिटी का प्राइस ही कम कर दिया ताकि आपको सिर्फ उतना ही मिले जितना आप पहले चाहते थे। इसकी वजह से आपका प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी जो है वो कॉम्पिटिटिव हो गया, उसका प्राइस गिर गया। प्राइस गिरने की वजह से आपके एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो गए। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाए तो वही तरीका बेहतर था। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। यहां पर आप एक बात समझ गए कि एक्सपोर्ट कैसे चीपर हो गए। $1 50 रुपए का था, $1 60 का हो गया। 60 रुपए का यदि $1 हो गया तो पहले जो 250 रुपए मुझे मिलते थे अब मुझे 300 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो 50 रुपए अगर मुझे ज्यादा मिल रहे हैं तो क्या कर सकता हूं मैं, अपनी कमोडिटी को थोड़ा सा और, पहले अगर मैं कितने डॉलर में बेच रहा था, $5 में बेच रहा था, तो अब मैं हो सकता है $4 में ही बेचना प्रेफर करूं। $4 में बेचूंगा तो मुझे तब भी 240 रुपए मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। अगर मैं $4 में बेचूंगा इंटरनेशनल मार्केट में तो $4 के बेचने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी और कंट्री का प्रोडक्ट का प्राइस $5 है और मेरी प्रोडक्ट का प्राइस $4 है तो सामने वाली कंट्री $4 वाला प्रोडक्ट खरीदेगी, यानी मेरा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। लोग ज्यादा बाय करेंगे, तो ज्यादा बाय करेंगे तो मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा। लोग मेरा सामान ज्यादा बाय करेंगे तो मेरे पास ज्यादा डॉलर आएगा, ज्यादा डॉलर आएगा तो हमारी इकोनॉमी में डॉलर का इनफ्लो होगा, एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे। इंपोर्ट की बात करें तो अगर सोचो, इंपोर्ट की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इंपोर्ट की बात करते हैं। मैं आपको वन लाइनर अभी समझा दूंगा। इंपोर्ट की बात करते हैं। लेट्स से $5 का आपने कोई सामान खरीदा, उसकी पेमेंट आपको $5 करनी है। इंपोर्ट मतलब सामान खरीदा, $5 की पेमेंट करनी है। पहले करते तो कितना देना पड़ता, 250 रुपए को आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता, फिर $5 में वो कन्वर्ट होता, फिर देते। अब आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर वो $5 में कन्वर्ट होगा, तब आपको पैसा पे करना पड़ेगा। यानी पहले 250 रुपए ही आपकी पॉकेट से जाते थे वही सामान खरीदने के लिए, अब वही सामान खरीदने के लिए आपको 300 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट, रुपया डिप्रिशिएट हो गया, कमजोर हो गया है, तो 300 रुपए लगेंगे $5 में कन्वर्ट होने के लिए, तब $5 की पेमेंट आप उसको करोगे। तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। तो बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि जब रुपया डेप्रीशिएट करता है तो एक्सपोर्ट जो है, मैं यहां पर लिख देता हूं रुपया, 1 सेकेंड, कॉलम बना देता हूं, डेप्रीशिएट कर रहा है, और यहां पर इंपोर्ट लिख देता हूं, आपके लिए कॉलम बना देता हूं। रुपया डेप्रीशिएट कर रहा है तो एक्सपोर्ट क्या होंगे, एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएंगे और इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाएंगे। और एप्रिशिएट कर गया तो एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाएंगे और इंपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएंगे। आई होप कि आप ये चीज आप समझ गए होंगे। आज इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना और कंसोलिडेट कर लेना। रुपया डेप्रिशिएट होगा, यानी रुपया की खरीदने की क्षमता कम हो गई है। अब 60 रुपए लग रहे हैं $1 खरीदने के लिए, पहले 50 रुपए ही लगते थे। तो एक्सपोर्ट चीप हो जाएंगे, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे। रुपया अप्रिशिएट करेगा तो एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे, इंपोर्ट चीपली हो जाएंगे। जो मैंने आपको समझाया है वो दोबारा इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर पहली बार में समझ में नहीं आया। आई होप कि अभी तक आपको आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप फोटो खींच के भेज दीजिए, बता दीजिए क्या दिक्कत है, मैं वहां पर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में ही रिप्लाई कर दूंगा। आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं। तो रुपया एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन वाला कॉस्ट सीख गए, समझ गए ये चीज, ये गेम समझ गए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला गेम समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूं कि इतना ही है। पढ़ाना तो मुझे और भी था, पूरा एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट पढ़ाना था, पर कोई बात नहीं, मैं ये वीडियोस थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा आपसे इकोनॉमी की, ताकि आपका सब कुछ जल्दी कंप्लीट हो जाए। आई होप कि मैं एग्जाम से पहले ही सब पूरी इकोनॉमी आपकी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो पूरी इकोनॉमी आपकी कवर हो जाएगी। तो जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उतना आप कंसोलिडेट करके आइएगा। तो ये जो मैंने अनियन वाला चीज देकर आपको एक्सचेंज रेट समझाया है, अनियन का एक्सचेंज रेट से मैंने आपको डॉलर का एक्सचेंज रेट समझाया है, इसको आप दिमाग में बैठाकर फील कीजिएगा और डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन के कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा। आगे मैं आपको बाकी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि डीवैल्यूएशन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। ये अगर आप समझ गए अच्छी क्लास, तो आगे आने वाली क्लासेस समझना आपके लिए बहुत ईजी है। इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।